प्यारे बच्चों, क्लास 9th के विषय विज्ञान में आज हम अध्याय 10 के गुरुत्वाकर्षण नामक चैप्टर के महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। प्यारे बच्चों, गुरुत्वाकर्षण आपके 10th चैप्टर है जिसे हम ग्रेविटेशन कहते हैं। इस चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदुओं का डिस्कशन हम आज करेंगे। इसमें सबसे पहले हमारा है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या कहता है? विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को अपनी ओर एक बल से आकर्षित करता है। ठीक है, जो विश्व का प्रत्येक पिंड होता है प्रत्येक अन्य पिंड को अपनी ओर एक बल से आकर्षित करता है। इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यह बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि इस दुनिया का प्रत्येक दो पिंड, चाहे वह धूल के दो कण हो, दो व्यक्ति हो, या फिर एक पृथ्वी एक सूर्य हो, या एक पृथ्वी और एक सेब हो, कोई भी दो पिंड जिनका अपना द्रव्यमान होता है वे एक दूसरे को एक बल से आकर्षित करते हैं। इस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यह बल का मान कितना होता है? इस बल का मान होता है उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो दोनों पिंडों के बीच की जो दूरी होगी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्सल प्रोपोर्शनल। यानी यदि दो पिंड हैं, एक का द्रव्यमान m1 है, एक का m2 है, तो जो उनके बीच लगने वाला बल होगा F वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2 होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से जो F का मान होगा वह हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू m1 m2/d स्क्वायर। इन दोनों को अगर हम मिला लें तो अगर हम प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाते हैं तो F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2/d स्क्वायर। तो कैपिटल G एक नियतांक होता है जिसको हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये दो पिंड हैं। हमारा एक पिंड है जिसका द्रव्यमान m1 है, दूसरा पिंड है जिसका द्रव्यमान m2 है। दोनों पिंडों के बीच की दूरी हमेशा केंद्र से ली जाएगी। इसके केंद्र से इसके केंद्र तक की दूरी d है, तो F का मान यानी कि उन दोनों पिंडों के बीच कार्य करने वाले बल का मान m1 m2/d स्क्वायर होगा। और प्रोपोर्शनल चिन्ह को जब हम हटाते हैं तो कैपिटल G आता है। इस कैपिटल G को हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। तो F इक्वल टू G m1 m2/d स्क्वायर। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 and m2 and F inversely proportional to the distance square of the distance between m1 and m2। ठीक है, तो इस नियम को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को अपनी ओर एक बल से आकर्षित करता है। इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यह बल पिंड के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब अगर हम G की बात करें, जो G हमने अभी पढ़ा था, प्रोपोर्शनल चिन्ह हटा के कैपिटल G लिखा था, उस G को हम सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। इस G का मान होता है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये G जो होता है ये सात्विक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसकी वैल्यू हमेशा 6.673 इंटू 10⁻11 रहेगी। सार्वत्रिक का मतलब यही है कि स्थान और समय के अनुसार इसका मान नहीं बदलेगा। यह 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होगा। ठीक है, एग्जाम में कई बार सिर्फ G का मान पूछा जाता है तो आपको ये मान याद होना चाहिए। और कई बार G का केवल मात्रक पूछा जाता है तो मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है,
अब इसी बल का सूत्र जो है वह बदल जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यदि हम एक पिंड को ले लें m द्रव्यमान की कोई वस्तु और दूसरा पिंड ले लें पृथ्वी, ठीक है, तो m द्रव्यमान की वस्तु और पृथ्वी की सतह पर रखी हो तो पृथ्वी एवं उसके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या परिणाम होगा। ठीक है, तो जहाँ पर हमने m1 m2 दो वस्तुएं कही थी, वहाँ पर हम एक वस्तु को हम m द्रव्यमान की वस्तु कह रहे हैं और दूसरी वस्तु पृथ्वी है। यानी m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी की सतह पर रखी हो तो पृथ्वी एवं उसके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण का बल का परिमाण क्या होगा, तो F = G MEM/RE², यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान बट्टे पृथ्वी की त्रिज्या का स्क्वायर, जहाँ m पृथ्वी का द्रव्यमान है, स्मॉल m वस्तु का द्रव्यमान है और RE पृथ्वी की त्रिज्या है। तो वही सूत्र हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, Gm1m2/d² की जगह Gmem/RE² हो जाएगा, जहाँ me पृथ्वी का द्रव्यमान, m पृथ्वी की सतह पर रखी वस्तु का द्रव्यमान, r पृथ्वी की त्रिज्या है जिसका वर्ग होगा, f की वैल्यू ये होगी। ठीक है, अब अगला जो छोटी कक्षाओं से भी हम सुनते आए हैं, मुक्त पतन का त्वरण। मुक्त पतन का त्वरण G क्या होता है, जब किसी वस्तु को किसी मीनार या मकान की छत से मुक्त रूप से छोड़ा जाता है। ठीक है, कई बार हम वस्तु को अपने हाथ से छोड़ देते हैं तो बिना ताकत लगाए भी वस्तु पृथ्वी की ओर ही गिरेगी। हमें वस्तु को सिर्फ अपने हाथ से छोड़ना होता है बिना कोई बल लगाए, क्योंकि वस्तु अपने आप पृथ्वी की ओर गिरती है। यानी कि जब किसी वस्तु को किसी मीनार या मकान की छत से मुक्त रूप से छोड़ा जाता है तो वस्तु पृथ्वी के आकर्षण के कारण बढ़ते हुए वेग से पृथ्वी की ओर गिरती है। ठीक है, जब हम वस्तु को छोड़ते हैं, जब वस्तु हमारे हाथ में होती है उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है, और जब हम वस्तु को छोड़ते हैं तो उसका वेग बढ़ते बढ़ते पृथ्वी की ओर को आता है, और सबसे अधिक उसका वेग तब होता है जब वह पृथ्वी के साथ टकराने वाली ही होती है। यानी वस्तु पृथ्वी के आकर्षण के कारण बढ़ते हुए वेग से पृथ्वी तल की ओर गिरती है। पृथ्वी के आकर्षण के कारण किसी वस्तु का मुक्त रूप से पृथ्वी तल की ओर गिरना मुक्त पतन कहलाता है। यानी कि वस्तु का इस प्रकार गिरना, यानी हमने कोई भी बल उस वस्तु को नहीं दिया, केवल अपने हाथ से छोड़ दिया और वस्तु नीचे को गिरने लगी। इस तरीके से किसी भी वस्तु का पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण गिरना मुक्त पतन कहलाता है, और इस स्थिति में वस्तु पर जो त्वरण कार्य करता है उसे मुक्त पतन का त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल g से निरूपित करते हैं, और पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब आपने दोनों g पढ़ लिए हैं, उनकी परिभाषा समझ ली है। अब गुरुत्वीय त्वरण g और गुरुत्वाकर्षण नियतांक g में क्या संबंध है, ये स्मॉल g है और ये कैपिटल G है। स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण है जिसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसका मान हमने अभी पढ़ा था, ठीक है, 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इन दोनों में क्या संबंध है अब हम पढ़ेंगे। माना पृथ्वी की सतह पर कोई m द्रव्यमान की वस्तु लगी है, तो पृथ्वी द्वारा m द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया गया जो आकर्षण बल होगा F Gm कैपिटल M/m/r²। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि यहाँ पर एक पिंड पृथ्वी है, दूसरा पिंड m द्रव्यमान की वस्तु है, दोनों के बीच की दूरी वही है जो पृथ्वी की त्रिज्या है। तो हमारा सूत्र होगा आकर्षण बल का F = Gmm/r², और गुरुत्वीय बल F के कारण ही वस्तु G त्वरण उत्पन्न होता है और वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है। तो F = m × G भी होगा, क्योंकि हमने न्यूटन का गति का द्वितीय नियम पढ़ा है, जहाँ F = m × A होता है, और यहाँ पर A की जगह हम G रखेंगे तो F = m × G भी होता है। यानी F = ये भी होता है और F = ये भी होता है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो mg = Gmm/r²। यहाँ से अगर हम m और m को कैंसिल कर देते हैं तो हमारा बचता है G = कैपिटल Gm/r²। यानी कि स्मॉल g और कैपिटल G में जो संबंध स्थापित करना है वो ये है, G = Gm/r²। इस सूत्र में आप देख रहे होगे स्मॉल m कहीं नहीं है, जो m द्रव्यमान की वस्तु थी जिस पर पृथ्वी बल लगा रही थी। इस सूत्र में जब हम G और G के बीच संबंध स्थापित करते हैं तो कैपिटल M नहीं आता है, अतः गुरुत्वीय त्वरण G का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ठीक है,
अब अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आता है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के महत्व। इस गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक बल और नियम का क्या महत्व है? प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पृथ्वी पर या इस पूरे ब्रह्मांड पर कोई भी दो पिंड जिनका कुछ द्रव्यमान है वे एक दूसरे को एक बल से आकर्षित करते हैं। इस बल के कारण ही हमारी पृथ्वी पर और इस ब्रह्मांड पर बहुत सारी चीज़ें नियमित रूप से कार्य करती हैं, एक नियम के अनुसार बंधे होते हैं। वो इसी बल के कारण होता है। पहला, यह नियम सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति की व्याख्या करते हैं। आप जानते हैं सूर्य के चारों ओर 9 ग्रह एक निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते हैं। इसका कारण यही बल है। यदि यह बल नहीं होता तो ग्रह अनियमित रूप से इधर उधर घूमते और आपस में टकरा जाते, या फिर सूर्य के आकर्षण बल के कारण सूर्य पर ही गिर जाते। लेकिन क्योंकि ग्रह भी सूर्य पर एक बल लगाते हैं और सूर्य भी ग्रहों पर एक बल लगाता है, दोनों ही एक दूसरे पर बल लगाते हैं, इसीलिए ग्रह एक निश्चित कक्षा पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। गुरुत्वाकर्षण के इस सार्वत्रिक नियम का यहाँ पर पालन होता है। दूसरा, यह नियम पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति की व्याख्या करता है। जैसे सूर्य के चारों ओर 9 ग्रह गति करते हैं, उसी तरीके से पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति करती है, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे को एक बल से आकर्षित करते हैं। यह बल इतना ज़्यादा नहीं होता कि चंद्रमा पृथ्वी की ओर गिर पड़े या पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति करने लगे, लेकिन यह बल इतना अवश्य होता है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गति करती है। ठीक है। अन्य है यह नियम वस्तुओं के पृथ्वी की ओर गिरने की व्याख्या करते हैं। जब भी कोई सेब या कोई फल किसी पेड़ से टूटता है या कोई वस्तु गिरती है तो वह पृथ्वी की ओर ही जाती है। इसका कारण भी यही आकर्षण बल है, क्योंकि इसी आकर्षण बल के कारण वस्तुएं पृथ्वी की ओर गिरती हैं। क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान तो बहुत अधिक है, इसलिए पृथ्वी की वस्तुओं की ओर गति असंभव है। लेकिन वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी के सामने नगण्य है, इसलिए वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है इसी बल के कारण। यह नियम समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा की व्याख्या करते हैं। प्यारे बच्चों, आपने ज्वार भाटा सुना होगा। समुद्र में किलोमीटरों ऊपर लहरें उठती हैं जिसे ज्वार कहते हैं, और जब वह लहरें बैठती हैं तो उसे भाटा कहते हैं। तो ज्वार भाटा भी इसी बल के कारण आती हैं, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। जब पृथ्वी के समुद्र वाला हिस्सा चंद्रमा के समीप आता है, चंद्रमा के सामने आता है, तो चंद्रमा के आकर्षण के कारण समुद्र का पानी किलोमीटरों ऊपर उठता है जिसे ज्वार कहते हैं, और फिर वही पानी जब नीचे को गिरता है तो उसे भाटा कहते हैं। यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो बल है वह यहाँ पर काम करता है। इसी बल के कारण हम पृथ्वी पर पैर रख करके संतुलित रूप से चल सकते हैं। यदि यह बल नहीं होता तो हम असंतुलित रूप से कभी गिरते, कभी उठते, कभी बैठते। ठीक है। लेकिन यही बल है जो हमें पृथ्वी से बांधे रखता है, और अंत में इसी बल के कारण पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। प्रत्येक वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है, वह भी इसी बल के कारण। अतः यह सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल के महत्व हैं जो आपने आज सीखे। इससे आगे हम अपने अगले लेक्चर में सीखेंगे। अगर आपको मेरा यह समझाने का प्रयास अच्छा लगा है तो आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।